सुप्रीम कोर्ट ने नए ज़राई क़वानीन पर लगाई रोक। मुल्क की आला अदालत ने किसानों के मसाइल के हल के लिए कमेटी दी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज की जगह खालिस्तान नवाज तंजीमों की मौजूदगी के इल्ज़ामात पर हलफनामा दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल को दी हिदायत। यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली को रोकने दिल्ली पुलिस की फरियाद पर सुप्रीम कोर्ट करेगी समाअत। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पुणे से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के लिए की गई रवाना। 4 मुख्तलिफ एयरलाइंस की 9 फ्लाइट्स 56.5 लाख खुराकें लेकर 13 मकामात को लेकर भरी उड़ानें। हफ्ते से शुरू होने वाली पहली मुहिम में 3 करोड़ हेल्थ केयर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएंगी वैक्सीन। मुल्क भर में सनीचर से शुरू हो रही वैक्सीन मुहिम की तैयारियां जोरों पर। मरकजी हुकूमत ने कहा मुंतखब करदा 2 वैक्सीन महफूज हैं और इसके बरामद होते ही बेहतरीन नताइज सामने होंगे। वजारत सेहत ने कहा 4 मजीद वैक्सीन हैं तैयारी के करीब। स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर कौम मना रही है नेशनल यूथ डे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे कौमी यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से किया खिताब। वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मौरूसी सियासत के खिलाफ करें जंग। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा भारत तमाम बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए है तैयार। कहा घरेलू दिफाई सनतों के लिए 80 से 85% कॉन्ट्रैक्ट्स देना भारत के आत्मनिर्भर होने को करता है जाहिर। और टीम इंडिया को लगा झटका। रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से हुए बाहर। समीर जसप्रीत बुमराह भी गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4। आदाब नाजरीन, आपका खैर मकदम है खबरनामे में। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा अहकामात तक तीनों ज़राई क़वानीन के नफाज पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी मेंबरान के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के सदर HS मान, फूड पॉलिसी के माहिर डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, ज़राई माशियात के माहिर अशोक गुलाटी और चैरिटी तंजीम के अनिल धनवंत को शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी है कि एहतजाज की जगह खालिस्तान नवाज तंजीमों की मौजूदगी के इल्ज़ामात पर हलफनामा दाखिल करें, जिस पर बुध को मरकजी हुकूमत अदालत में अपना हलफनामा दाखिल करेगी। इसके अलावा यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने दिल्ली पुलिस की फरियाद पर सुप्रीम कोर्ट पीर को समाअत करेगी। और 16 तारीख से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के हवाले से मुल्क में वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन का पहला स्टॉक दिल्ली पहुंच गया है। वैक्सीन राजीव गांधी अस्पताल में रखी जा रही है। ये सीरम वैक्सीन पुणे से एक परवाज के जरिए दिल्ली पहुंची। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन सुबह तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे रवाना हुई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। तो चेन्नई में भी कोविशील्ड की जो पहली वैक्सीन है, जो पहली खेप है, वो पहुंच गई है। और पुणे से आने वाली कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। इस मौके पर गुजरात के नायब वजीर आला नितिन पटेल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो गुजरात के अहमदाबाद भी कोविशील्ड की पहली खेप पहुंच चुकी है। और हैदराबाद में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। और बेंगलुरु में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। कोविन ऐप पर अपनी मुकम्मल मालूमात देकर लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नोडल अफसर अजीत जैन ने वैक्सीनेशन के इस पूरे अमल के बारे में तफसील से बताया। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने उनसे खास बातचीत की।
भारत में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ चुकी है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो नोडल ऑफिसर हैं अजीत जैन, और उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले पहली खेप आ चुकी है और यहाँ भंडारण की प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे स्टोरेज यहाँ होगा? एक्चुअल में जो वैक्सीन सेंटर है वो एक कोल्ड चेन मेंटेनेंस की प्रक्रिया होती है, जिसमें WIC होते हैं, वॉक इन कूलर, ILR होते हैं, आइस लेयर रेफ्रिजरेटर्स, जिसमें ये 2 to 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। इनकी एक कैपेसिटी भी होती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो ये लगभग 16 घंटे तक अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आदमी तक अगर वैक्सीन जाने की बात होगी तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, थोड़ी सी जानकारी आप देंगे? ये एक्चुअल में 2-3 तरीके हैं। एक तो कोविन ऐप है जो जल्दी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा, या वेबसाइट है, या जो सेंटर्स बनेंगे वहाँ पर आप कोविन ऐप पे अपनी पूरी जानकारी अपलोड करेंगे अपने फ़ोटो ID के साथ में, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आपका नाम आएगा। तो कोविन ऐप से आपको पहला SMS आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरा SMS फिर भेजेंगे कोविन से कि आपका ये तारीख को इतनी बजे इस जगह पर वैक्सीन लगेगा। जब वो व्यक्ति यहाँ आएगा तो हमारी एक वैक्सीनेशन की टीम रहेगी, जिसमें वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे 4 और एक वैक्सीनेटर ऑफिसर होगा। जब आएंगे तो वैक्सीनेशन ऑफिसर नंबर 1 वो आपकी फ़ोटो ID वो सब चेक करके आपको वेटिंग एरिया में भेजेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर वैक्सीनेशन ऑफिसर 2 आपकी पूरी डिटेल्स और सब कुछ कंफर्म करेंगे और अपने पोर्टल पे अपलोड करेंगे। वहाँ से आप वेटिंग एरिया में जाएंगे। वेटिंग एरिया में जब 10 पेशेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो वैक्सीनेटर ऑफिसर के रूम में जाएंगे, जहाँ आपको वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीनेशन करने के बाद जब टीका लग जाएगा तो फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ रखा जाएगा आधे घंटे तक। आधे घंटे में अगर कोई भी आपको होती है तकलीफ़ तो उसका वहीं पे निवारण करेंगे और उसके बाद आप घर जा सकेंगे। जब आप घर जाएंगे आपका तीसरा SMS आएगा, जिसके अंदर आपकी सेकंड डोज का टाइम, प्लेस और समय ये लिखा रहेगा तारीख के साथ कि आपको उतनी तारीख को वहाँ जाना है। फिर आपका दूसरा वैक्सीनेशन लगेगा। फिर आपको चौथा SMS आएगा कि आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया और ऑनलाइन आपको इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत जैन, और जिन्होंने कि हमें बताया कि जो वैक्सीन की प्रक्रिया जो है वो कैसे पूरी होगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मुल्क भर में वैक्सीन पहुंचाए जाने की मुहिम को बहुत अहम बताया है। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा, शहरी हवाबाजी के शोबे ने एक और अहम मिशन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 फ्लाइटों के जरिए टीकों के 56.5 लाख खुराक के साथ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ समेत कुल 13 मकामात पर पहुंचाई जा रही हैं। और सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि भारत में 14 कोरोना वैक्सीन तैयारी के करीब हैं। 4 और कोरोना वैक्सीन तैयारी के करीब हैं। एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सिन। ये दोनों वैक्सीन अपनी सेफ्टी और इम्यूनोजेनेसिटी को स्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू ए वेल प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। इसके अलावा जिन 2 वैक्सीन्स को अभी तक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है, उसके अलावा ये 4 वैक्सीन हैं जो या तो भारत में ही जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है, या जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वो भी पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है। तो सेक्रेटरी राजेश भूषण ने अभी बताया कि भारत में 4 और कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से तैयारी के करीब हैं और सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज का फिलहाल हुक्म दिया है। इसकी कीमत 200 रुपये फी डोज है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में वैक्सीन दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा किफ़ायती है। फाइजर वैक्सीन है जो अनेक देशों में जिसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है, इसका प्रति डोज का दाम यदि आप इंडियन नेशनल रुपीज़ में देखें तो 1400 रुपये से अधिक है। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन 2300 रुपये से लेकर 2700 रुपये प्रति डोज की रेंज में उपलब्ध है। साइनोफार्म चाइना की वैक्सीन है
और ये 5,650 रुपये भारतीय रुपयों में। भारत सरकार ने 110 लाख डोजेज कोविशील्ड वैक्सीन की SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर डोज प्रोक्योरमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। और कोरोना वबा में भी भारतीय डाक महकमे के कदम नहीं रुके हैं, जहां उनके पोस्टमैन और देही पोस्ट मुलाजमीन ने दूर दराज इलाकों में बूढ़ों और दिव्यांगों को पैसा पहुंचाया है। महकमा डाक ने अपना काम कैसे किया है, इस पर बात की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने भारतीय पोस्ट के सेक्रेटरी प्रदीप्त बिश्नोई से। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय डाक विभाग ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। किस तरह से निभाई भूमिका, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिश्नोई सर। सर, किस तरह से भूमिका निभाई है आपकी कर्मियों ने इस कोरोना काल में? जैसे आपको पता है, कोरोना जो हमारा जब शुरू हुआ तो 25 मार्च को पूरा लॉकडाउन शुरू हो गया। तो उसके बाद हमारा जो डाक विभाग जो है वो पूरे एक एसेंशियल सर्विस के हिसाब से उसको डिक्लेयर किया गया था। तो उसी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। हमारा कोई दिन पोस्ट ऑफिस बंद नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस जो ज़्यादातर काम किए हैं। हमारे जो लोग कोरोना वॉरियर्स जो है, हमारे जो पोस्टमैन है, जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक है, सभी लोग मिलके पब्लिक को सेवा देते रहे हैं और घर में भी जाके डिलीवरी किए हैं। हमने कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम में ऑलमोस्ट 40,000 टन्स का जो दवाई और वेंटिलेटर्स ये सब भी हमने पहुंचाए हैं। PP किट्स ये सभी चीज़ पहुंचाए हैं। उसके साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी पैसा जो है बूढ़े जन को और जो कुछ किसानों को पहुंचाने के लिए DBT के माध्यम से पहुंचाने के लिए उसमें अकाउंट में भरा था, तो उस पैसा को जो है हमने उनके घरों में जाके दिया। क्योंकि जैसे आपको पता है उसी टाइम में लोगों को बाहर निकलने का भी मना था, एक्चुअली बाहर नहीं आना चाहिए था। तो उनको घरों में जाके हमारा जो एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, उसी के माध्यम से हम लोगों ने ऑलमोस्ट आज तक 8,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोगों को हमने घर में जाके डिलीवरी किए हैं। जो लोग बैंक नहीं आ सकते हैं, जैसे बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, इन्हीं लोगों को, और जैसे लॉकडाउन भी हुआ था, जिस जगह में कंटेनमेंट जोन हुआ था वहाँ पर भी जाके हम लोगों ने ये पैसा उनके घर में जाके पहुँचाए हैं। भारतीय डाक विभाग किस तरह से डिजिटाइज कर रहा है? जैसे हमारा पूरा जो काम है, जो मेल सर्विसेज हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, सभी पूरा डिजिटाइज्ड है। और हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें 2-3 चीज़ अभी इसी के दौरान शुरू किया है। एक तो है जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। जैसे आपको पता है हर एक साल जो पेंशनर्स जो है उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अभी वो आधार बेस्ड करके उसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मतलब उसको घर में जाके हमारा पोस्टमैन जो है उसमें घर में जाके कर सकता है। तो उनको भी बाहर आने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बूढ़े लोगों का जो है मोर देन 60 ईयर्स, उनको बाहर आने का नहीं ज़रूरत नहीं है। तो वो एक चीज़ हुआ है। दूसरा, हमने एक डाक पे, मतलब जैसे आपका गूगल पे, फ़ोन पे सब है, इसे हमने एक डाक पे शुरू किया है, जिसके माध्यम से आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो हमारा पोस्टमैन, हमारा ग्रामीण डाक सेवक, उनके लिए भी असिस्टेड मोड में वो डिजिटल पेमेंट भी कर सकता है। शायद बिल पेमेंट हो या कोई भी दूसरा टाइप का बिल, मनी ट्रांसफ़र हो, ये सभी चीज़ जो है हमारा पोस्टमैन उनके लिए कर सकता है। लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद अब आपके कितने कर्मी हैं जो इस सेवा में जुटे हुए हैं? अब हमारे जो हमारे ऑलमोस्ट 4 लाख से ज़्यादा हमारे कर्मचारी है। ऑलमोस्ट एवरीबडी, जो सभी लोग जो है यहाँ आके हमने काम, हमारा पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के अंदर भारतीय डाक विभाग ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। दूर दराज के क्षेत्रों में इनके डाक विभाग के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक पहुँचे हैं और उन तक उनको पैसा भी पहुँचाया है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर पर नजर डालते हैं। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क भर से तशरीफ लाए नौजवान शुरा के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक और खेल कूद के नौजवानों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर से आए नौजवानों से खिताब किया। पहली बार नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। नौजवानों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन हिस्सा लिया। बहुत से मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल से खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने अफकार के जरिए जो कुछ मुल्क को दिया है वो बिला तफरीक सबके लिए बाइसे तरगीब है। उन्होंने कहा कि हर शख्स स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ महसूस करता है। वजीर आज़म ने कहा कि स्वामी जी की दानिशमंदी ने मुल्क की जंग आज़ादी में भी नई तवानाई बख्शी थी। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है
वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की बेशबहा तालीमात का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मुल्क को एक और अनमोल तोहफा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसे इदारों को फरोग दिया है जिनसे आज भी लोगों की शख्सियत साजी का काम बखूबी किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। उनके संस्कार, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण भाव लगातार जगाती रहती है। व्यक्ति से संस्था का निर्माण और संस्था से अनेकों व्यक्तियों का निर्माण एक अनवरत, अविलंब, अबाधित चक्र है जो चलता ही जा रहा है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसका सबसे ज्यादा जोर बासलाहियत अफराद बनाने पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शख्सियत साजी से लेकर कौम की तामीर तक की इस पॉलिसी में नौजवानों के एतमाद, हुनर और फैसले को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिए, चाहे जो कॉम्बिनेशन चुनिए, चाहे जो स्ट्रीम चुनिए, एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासत को मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने का मजबूत जरिया बताते हुए मुल्क के नौजवानों से सियासत में अपना सरगर्म रोल अदा करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो भारत के मुस्तकबिल की क़यादत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई फिक्र, नई ताकत, नए सपने और नई उमंग की मुल्क की सियासत को बहुत ज़रूरत है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें, और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का
एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग, देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बात सच है कि सिर्फ नामो नस्ब की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने के दिन लद गए हैं, लेकिन आज भी खानदानी सियासत मुल्क के सामने बड़ा चैलेंज है जिसे जड़ से नेस्तनाबूद करना है। उन्होंने कहा कि सियासत में विरासत की ये रिवायत अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी फ़िक्र, रवैया और मंजिल सब कुछ सियासत में अपने कुनबे की सियासत और ख़ानदान को बचाने के लिए ही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौरूसी सियासत के सिलसिले को बढ़ावा देने वाले लोग मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सोच मुल्क पहले के बजाय सिर्फ मैं और मेरा खानदान जैसे जज्बे को ही मजबूत करता है। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले नौजवानों को देखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज यहां नौजवानों का छोटा भारत नजर आता है। उन्होंने यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल से वाबस्ता नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पार्लिमानी अक़दार और रिवायात पहुँचाने की कोशिश करें। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मतलब मुल्क को भी बाइख्तियार बनाना है। संसदीय एवं संवैधानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी भी देश के नागरिक होते हैं और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है उसका युवा। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। युवाओं का सशक्तिकरण केवल युवाओं का ही नहीं अपितु राष्ट्र का भी सशक्तिकरण है। कौमी यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल से खिताब करते हुए नौजवानों और खेल के उमूर के वजीर मुमलिकत किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क भर के 2,34,000 नौजवानों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि पहली बार तकनीक के जरिए किए गए हाई बर्ड मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर 7 लाख नौजवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर शिरकत की है। टीवी चैनलों को टीआरपी के मेयार को शफाफ बनाने के लिए प्रसार भारती के सीईओ की सरबराही में इत्तलात व नशरियात की वजारत ने एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी तफसीली रिपोर्ट आज वजारत को सौंपी गई। इस मौके पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रिपोर्ट का मुतालिया करने के बाद हुकूमत मजीद फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत टीआरपी के उसूलों में शफाफियत लाने की कोशिश कर रही है। टीवी के कार्यक्रमों के टीआरपी रेटिंग्स के बारे में मंत्रालय ने 4 नवंबर 2020 को प्रसार भारती के सीईओ वेम्पति जी इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और आज रिपोर्ट दी है। अभी रिपोर्ट का मंत्रालय अध्ययन करेगा और उसके बाद में उसके आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि टीआरपी में ज़्यादा पारदर्शिता हो।
और फौज के सरबराह जनरल MM नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन से मुश्तरका खतरा बताते हुए कहा कि ये ऐसी हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यकीन दिलाया कि फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। फौज में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जनरल नरवणे ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना करने के लिए एक तफसीली मंसूबा तैयार किया गया है ताकि मौजूदा सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके जदीद तकनीक से आरास्ता फौज बनाई जा सके। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्री पदनायक से मुलाकात की और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ जानकारी ली। श्री पदनायक हादसे में जख्मी हो गए थे। इससे पहले गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत ने बताया था कि मरकजी वजीर की 2 सर्जरी की गई और अब वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। श्री पदनायक जी हमारे एक बहुत ही शार्प और एक डायनेमिक हमारे कोलीग हैं हमारे रक्षा मंत्रालय में। कल ही जानकारी शाम को प्राप्त हुई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। सारे डॉक्टर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है। वैसे कंडीशन श्री पदनायक जी की स्टेबल डॉक्टर्स ने बतलाया है और ये कहा है कि अभी कोई ऐसा खतरा दिखाई नहीं देता है। और लेकिन मैंने एम्स के डायरेक्टर दिल्ली में डॉक्टर गुलेरिया से भी यहाँ के डॉक्टर्स की बातचीत हुई है और वहां से भी एक टीम यहाँ के डॉक्टर्स के साथ आकर कंसल्ट करेगी। जो भी डिसीजंस आवश्यक होंगे वो डिसीजंस लेंगे। यहाँ पर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है तो यहीं होगा। यदि आवश्यक हुआ दिल्ली भी ले जाने की जरूरत हुई तो दिल्ली भी ले जा सकते हैं। और खादी इंडिया का गाय के गोबर से बना पेंट आज लॉन्च हो गया। MSME के वजीर नितिन गडकरी ने इस नए पेंट को लॉन्च किया। डिस्टेम्पर और इमल्शन में आने वाला ये पेंट माहौल दोस्त, गैर ज़ररसा, जरासीम कुश, फफूंदी मुखालिफ और वॉशेबल होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत का मकसद 5 बरसों में देही कारोबार को 5 लाख करोड़ रुपए तक तोसी देना है। खादी ग्राम उद्योग कमीशन का कहना है कि इस पेंट की तैयारी से खाम माल की हैसियत से गाय के गोबर की मांग में इजाफा होगा। नीज मुकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। खादी ने पेंट सेक्टर में गाय के गोबर का इस्तेमाल करके ये पेंट बाकी दूसरे पेंट से न सिर्फ सस्ता है बल्कि कुदरती लिहाज से भी महफूज है। दिलचस्प बात यह है कि गाय के गोबर से बने पेंट की फरोख्त खादी ग्राम उद्योग कमीशन की मदद से की जाएगी। उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने और तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद टीम इंडिया को एक के बाद एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। टीम में जख्मी खिलाड़ियों की फहरिस्त तवील होती जा रही है। रविंद्र जडेजा चोट की वजह से बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो अब चौथे टेस्ट में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी। चौथा और आखिरी टेस्ट 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब।